सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया है। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। विजय की भारी और दर्द भरी आवाज के शब्द अभी भी मेरे कानों में घूम रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद वो ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रात के 8 बज रहे होंगे। शहर की उस मुख्य सड़क पर आज ट्रैफिक कुछ कम था और इंजन का धुआं, साथ ही पैदल चलने वालों की भी क्षेत्र में हमेशा भीड़ रहती है। ये एक सरकारी अस्पताल है, इसलिए आसपास के कई गांवों और तालुकों के मरीजों को अंतिम उपाय के रूप में यहाँ लाया जाता है, इसलिए यहाँ भीड़ होना स्वाभाविक है। मेरी नज़र उस गर्मा गर्म चाय पर टिकी थी। वही ख्याल मेरे दिमाग में उछल रहे थे। अरे क्या सोच रहे हो? तभी विनोद की आवाज सुनाई दी और मैं होश में आ गया। हाँ क्या? कुछ नहीं, विजू के वो शब्द दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं यार। अरे ज्यादा मत सोचो, चाय ठंडी हो जाएगी। कब से सामने रखी है? मेरी नजर मेरे हाथ के पास रखे गिलास पर गई। उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन निकाल पाएगा। विनोद की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो इसके बारे में अपने दिल की गहराई से सोच रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बातें करते करते मेरी नजर उस सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग पर गई। रात होने के कारण सफेद बल्बों की रोशनी में पत्थर से बनी वो पुरानी बिल्डिंग बहुत डरावनी लग रही थी। हमारा एक दोस्त उसी बिल्डिंग के कमरे में मौत से जूझ रहा था। कुछ देर पहले मैं उससे मिल के आया था, लेकिन उससे मुलाकात की बात अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया है। वो सचमुच आए भर रहा था, अपने मुंह से दुख भरे शब्दों को बोल रहा था। अस्पताल के बेड पर उसका मुरझाया हुआ शरीर देखकर मैं हैरान हो गया। शरीर? कैसा शरीर? खून चूसा हुआ? नहीं, सिर्फ खून चूसा हुआ नहीं, बल्कि हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था। अब वो सिर्फ एक कंकाल था जो ऊपरी त्वचा की खोखली हड्डियों से चिपका हुआ था। मैं उसकी दयनीय स्थिति नहीं देख सकता था। मैंने उसे धैर्यपूर्वक कहा, ये दिमाग का खेल है, चिंता मत करो, डॉक्टर की बताई दवा समय पर लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी कांपते होठों से उसने कहा, इन दवाओं का कोई फायदा नहीं है, वो मुझे पक्का ले जाएगा। उसकी बेबस चेहरे की ओर देखते हुए विनोद ने पूछा, कौन? आखिर कौन लेने आया है तुझे, और वो कहाँ है? विनोद के सवाल का जवाब उसके पास तो था, पर उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। वो बस रोए जा रहा था, चुपचाप, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। मैं उसकी हालत देख नहीं सका, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस चुपचाप खड़ा उसकी दयनीय हालत देख रहा था। अपना ख्याल रखना। विजू के पिताजी किसी गहरी सोच में दीवार का सहारा लेकर हताश लाचार बैठे थे। अपने बेटे की ये हालत देखकर उन्हें सदमा लगा था। विनोद उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं सिर्फ विजू को देख रहा था। सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में मरीजों को देखते हुए हम दोनों दरवाजे से बाहर आए और चाय की टपरी पर रुक गए। चाय का खाली गिलास लकड़ी पर रख दिया। लेकिन ये कैसे हुआ? पिछले हफ्ते तो सब ठीक था। अरे पैसे कब के दे दिए? चल गाड़ी पर बैठ, चलते चलते बातें करते हैं। विनोद मुझे एक एक कर सारी घटना के बारे में बताने लगा। 1 हफ्ते पहले विजू अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़कर वापस आ रहा था। रात के 1-1:30 बज रहे होंगे। गांव की सीमा के अंदर उसकी बाइक आ गई। पूरा गांव नींद की आगोश में था। उस समय अगर वहां किसी की आवाज आती
तो वो होती किसी कुत्ते की भौंकने की। उसके अलावा वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में हेडलाइट की पीली रोशनी में गड्ढे से बचते हुए टेढ़ी मेढ़ी सड़क पार करते हुए विजू अपनी बाइक चला रहा था। थोड़ा आगे जाकर पेशाब करने के लिए उसने अपनी बाइक रोक दी। सीटी बजाते हुए वो रास्ते के एक तरफ खड़ा हो गया। रात के सन्नाटे में उसकी सीटी की आवाज गूंज रही थी। हल्का होते ही वो अपनी बाइक तक जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मुड़ते ही वो चौंक गया। उसकी बाइक के आगे वाली पहिए से 1 गज की दूरी पर उसे कोई लेटा हुआ दिखा। रात के गहरे में उसे सिर्फ उसकी सफेद कमीज दिखी। बहुत दारू पीने से विजू में बहुत जोश था। उसने गाली देते हुए उस आदमी के पीठ पर लात मारी, पर उस आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। यह देखते हुए विजू को और भी गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी के साथ गाली गलौज करते हुए उसे मारना भी शुरू कर दिया, पर वो आदमी वैसे ही लेटा रहा। रुको, तुम्हारे ऊपर से ही गाड़ी ले जाता हूँ। कहते हुए वो बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट की। हेडलाइट की रोशनी तो हुई, लेकिन फिर से अंधेरा छा गया। उसकी लाख कोशिश के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस बीच एक बात उसके ध्यान में आई। इतनी देर से गाड़ी के आगे लेटा हुआ वो आदमी हेडलाइट की रोशनी में भी नजर नहीं आ रहा था। साला कहाँ गायब हो गया? लगता है साला भाग गया। और उसने आजू बाजू नजर घुमाई, तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही उसके कानों ने ये शब्द सुना, विजय की शराब एक झटके में उतर गई और अगले ही पल किसी ने उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया और बगल के नाले में पटक दिया। अचानक हुए इस हमले से वो डर गया था। उसने भयभीत निगाहों से चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि वह इतनी रात में कहाँ था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पूरा शरीर कपकपा रहा था। वह इससे उभर भी नहीं पाया था कि तभी पीछे से पेड़ पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई पेड़ की शाखा पर बैठा हो और लहरा रहा। रात के उस खामोश सन्नाटे में पत्तों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह जैसे तैसे नाले से चलते चलते अपनी बाइक के पास आया। बाइक में किक मारना शुरू किया, तभी सूखे पत्तों की आवाज आने लगी, मानो जैसे कोई सूखे पत्तों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। अब उसमें पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गाड़ी के आगे लेटा हुआ कौन था और ये सब क्यों हो रहा है। जैसे ही पीछे से आने वाली आवाज तेज हुई, वो फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लगातार 5-6 किक के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। आंखें डर से भरी हुई थी, पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक से सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज वहां छा गई। रात के अंधेरे में कीड़े की आवाज दिमाग सुन्न कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। बाइक अब स्टार्ट नहीं होगी, ये बात समझते ही उसने अपनी बाइक वहीं पटक दी और लड़खड़ाते हुए अपनी घर की दिशा में वो भागने लगा। कांपते हुए दरवाजे का ताला खोला और घर के अंदर गया। दरवाजा बंद करने के लिए वो पीछे मुड़ा, लेकिन सामने उसने जो देखा, उसे देखकर उसका कलेजा मुंह में आ गया। 1 गज की दूरी पर उसे एक आकृति दिखी और वही शब्द उसके कानों में पड़े, आज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। ये शब्द सुनते ही उसे चक्कर आ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। विनोद की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्ना हो गया। रात के 8:30 बज रहे होंगे। हम दोनों बाइक से मेरे घर आए। मैंने चुपचाप बाइक से उतरते हुए विनोद की तरफ देखा। तभी उसने अपनी दबी आवाज में कहा, ऐसा सब मेंटर है, इसलिए कहता हूँ हमारे अंदर कितना भी बड़ा कीड़ा हो, पर पंगा किस चीज से लेना है उसकी समझ होनी चाहिए। उसकी बातों को सुन मेरा शरीर कांपने लगा। अपने डर को छुपाते हुए मैंने कहा, उफ, लेकिन ये उसकी मानसिक बीमारी भी हो सकती है।
मेरा मतलब है अगर एक आदमी के दिमाग में बैठा हो कि वो कभी इस बीमारी से ठीक नहीं होगा तो वो यही बात करेगा ना। मेरी यह बात सुनते ही विनोद को थोड़ा गुस्सा आ गया। अरे नहीं, देखो मैंने तो बस एक मानसिकता कह दी, यानी जीने की इच्छा चली गई तो वो व्यक्ति वही कहेगा ना कि मेरी मृत्यु निकट है। उसकी शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए, अभी तो उसके जीने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। विनोद ने फिर से गुस्से में कहा और मैं उसे समझाने लगा। तो तुम अभी भी यही सोचते हो कि विजय जिसकी बात कर रहा है वो यम है? बेशक भाई, मैंने तुम्हें बताया है कि क्या हुआ। तुम्हें तय करना है कि तुम उस पर विश्वास करना चाहते हो या नहीं, जबकि सबको ये पता है कि वहां पर रक्त पिशाच का वास है। किसी ने देखा तो नहीं पर सुना जरूर है। ये कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और टर्न लिया। तभी मैंने मजाक में कहा, हमारा तो ठीक है रे, लेकिन तुम्हें उसी रास्ते से घर जाना है तो थोड़ा संभल कर जाना। कोई औरत लिफ्ट मांगे तो उसे घर तक पहुंचाने मत लगना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह औरत तुझे बीजू के बाजू वाले बेड पर पहुंचा दे। तो उसने दबी आवाज में कहा, भाई अपनी आलिया भट्ट तो क्या, सनी लियोन भी अगर लिफ्ट मांगती है ना तो भी मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। इतना कहने के बाद वो गोगे की चाल से निकल गया। मैं उन घटनाओं में तल्लीन था। मेरा मतलब है क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो क्या वाकई ये सब सच बातें हैं? आज मेरा किसी बात पर ध्यान नहीं था। फ्रेश होकर खाना खाने बैठ गया। रविवार था तो खाने में मटन था। आज मैं उस भरी हुई थाली को बस घोरे जा रहा था। विनोद ने कुछ समय पहले जो घटनाएं बताई थी वो मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। मेरा मतलब है कुछ समय पहले भले ही मैं उसे बता रहा था कि ये चीजें सच नहीं होती, सब दिमाग का खेल है, पर अब मुझे उन सब से डर लग रहा था। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए टीवी चालू किया, लेकिन एक हॉरर फिल्म चल रही थी। मैंने चैनल बदल के न्यूज चैनल लगाया तो वहां भी वीरान हवेली में कैमरामैन भूतों को खोज रहा था। टीवी बंद करके मैंने मोबाइल चालू किया तो यूट्यूब पे स्टोरी टेलर का हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन आया था। डर के मारे उसे अनदेखा किया तो स्केरी पंपकिन की हॉरर वीडियो स्टार्ट हो गई। परेशान होकर मैंने मोबाइल बंद करके बाजू में रख दिया। आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जहां देखो वहां भूत की घटनाएं सामने आ रही है। और उस पर से ये मांसाहारी खाना जिसे खत्म करना अब मेरे लिए नामुमकिन था। लगभग 11:30 बज रहे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि विनोद उस रास्ते से अकेले घर गया था। वो सही सलामत घर चला गया होगा ना? चलो फोन करता हूँ। नहीं, उसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। और मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर बिस्तर पर लेट गया। रह रहकर विजू का ख्याल मेरे दिमाग को कुतर रहा था। सूखा बदन, मायूस चेहरा आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। रक्त पिशाच, यहाँ के लोग कहते हैं कि एक बार पिशाच ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया तो वह तुम्हारे शरीर को भीतर से कुरेदने लगता है। वह खून को सोख लेता है और बिना खून के शरीर सफेद दिखने लगता है। अब रात के इस खामोश सन्नाटे में बिजू की वो हालत और विनोद की कही वो सारी घटनाएं मेरे मन में एक अलग सा डर पैदा कर रही थी। तभी मन में एक ख्याल आया, विजय अब क्या कर रहा होगा? और उसे ले जाने आया हुआ रक्त पिशाच अब क्या कर रहा होगा? इस रात के अंधेरे में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए विजू के आजू बाजू वो होगा, या वो एक कोने में बैठकर अपनी चौड़ी आंखों से विजू को घूर रहा होगा, या उसके बेड पे पैरों के पास बैठा होगा, कहीं उसके बेड के नीचे बैठा होगा। तो अब वो रक्त पिशाच कहीं अस्पताल में होगा या फिर अपनी जगह यानी कि नाले के पास गया होगा। हम दोनों विजय को देखने गए थे तो रक्त पिशाच ने तो हमें भी देखा होगा, फिर वो मेरे साथ क्यों नहीं आया? मैंने आज मटन खाया, उसका स्वाद भी नहीं लग रहा। बाप रे, सिर दर्द होने लगा। अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आने लगे और मैं बेचैन हो रहा था। और तभी चार्जिंग पर रखे मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी और मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। उठकर अपना मोबाइल साइलेंट किया और फिर से बिस्तर पर लेट गया। सोने से पहले अपने मोबाइल को साइलेंट कर देना ये मेरी आदत है, वरना रात भर मैसेज की टोन बजती रहती है। उसमें आज माहौल थोड़ा ज्यादा ही डरावना था।
बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बस करवटें बदल रहा था और विजू के बारे में सोच रहा था। वैसे विजू और मेरा ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं था। उसका घर गांव के एक छोर और मेरा घर दूसरे छोर पर था। लेकिन विनोद एक राजनीतिक शख्सियत है और उसकी वजह से ही कई लोगों से जान पहचान हुई थी। गर्मी के दिन होने के कारण कमरा इतना गर्म था कि पलंग के बगल ही खिड़की खुली रखी थी। उसी खुली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मेरी आंखें खुली खिड़की के बाहर काले आसमान पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे ने आसमान को निगल लिया है। उसे देख मैं एक ही बात सोच रहा था और वो ये कि विजू के साथ घटी हुई घटना और उस रात हुई एक और घटना का आपस में कुछ संबंध है। क्योंकि उसी रात एक घटना घटी थी जब विजू के साथ वो भयानक घटना घटी, लेकिन विनोद को उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस रात कुछ जवान लड़के सकपाल के कुएं पर इकट्ठा हुए। दिम्प्या यानी कि दीपक ने जमीन पर रखे लाल मोटे थैले से उल्टे पंख वाला लाल काला और एक लाल रंग की 2 मुर्गे निकाले। गन्या यानी कि गणेश खाना बनाने में माहिर, वह पसीने से लथपथ छोटी लकड़ियां कागज जमा कर रहा था। फिर उसने वहां से 6 पत्थर लिए और चूल्हा जलाया। माजिया यानी कि मंजूनाथ ने कुएं की ओर मुंह किया और कुछ पटपटाते हुए हाथ जोड़े। बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद मांजिया ने थैली में हाथ डाला और कपड़े में लपेटी हुई एक चीज बाहर निकाली। उसने एक हाथ से मैला कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही स्टेनलेस स्टील का चाकू उसके हाथ में अंधेरे में भी चमक रहा था। थोड़ी देर के लिए पंखों की फड़फड़ाहट कानों पर पड़ी और सब कुछ शांत हो गया। चावल पक गए थे और गणिया ने काटा हुआ मांस बर्तन में डाला। थोड़ी देर में वो भी अच्छी तरह से पक गया था। खाने से पहले प्रसाद को निकालकर कुएं के पास एक स्थान पर रख दिया गया। सभी भोजन पर टूट पड़े। बचा हुआ खाना उसी कुएं के पानी में मछलियों को डाला। रात 11:30 बजे सभी घर लौट आए और उसी रात विजू का एक रक्त पिशाच ने पीछा किया। अब मैं कुछ बातें समझने लगा था। उस रात शरीर का जन्ना करने के लिए वो सभी जवान लड़के कुएं पर जमा हुए थे। शरीर का जन्ना रक्त पिशाच से प्रभावित व्यक्ति को कुछ समय के लिए उस परेशानी से मुक्त करने के लिए होता है। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे हम किसी की नजर उतारते हैं, बिल्कुल वैसा ही। इस क्रिया में जिस स्थान पर रक्त पिशाच का दबदबा होता है उस स्थान पर बलि देकर वही मांस पकाकर कुछ गिने चुने शरीर के अंग नवेद के रूप में एक जगह पर रखे जाते हैं और फिर बचा हुआ मांस उसी जगह पर खाना पड़ता है। जो कुछ भी बचता है उसे वहीं छोड़ देते हैं। एक भी दाना घर नहीं ले जाना होता है, यही नियम है। नींद खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। नींद भी पूरी हो चुकी थी, पर फिर एक बार कल रात के उन ख्यालों ने मेरे दिमाग में हलचल शुरू कर दी। पर मुझे उसके बारे में पूरी तरह जानना था। मैं तैयार होकर बाइक की चाबी और चार्जिंग पर रखा मोबाइल लेकर निकल पड़ा। मेरे मन में उत्साह के साथ साथ डर भी था। सरकारी अस्पताल के सामने गाड़ी रोक दी। मुझे वहां वही उदासी और डर महसूस होने लगा। तेज कदमों से चलते हुए विजू के बेड के पास पहुंच गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर संतोष दिखा। शायद अस्पताल की बेड पर दिन रात पड़े पड़े अचानक किसी अपने को देखने का आनंद ही अलग होता है। कैसे हो अब? उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो कल से ज्यादा कमजोर लग रहा था। क्या हुआ था उस रात? जैसे ही मैंने उत्सुकता से पूछा, उसने एक भावहीन चेहरे के साथ बगल की खिड़की से बाहर देखा। वो कुछ सेकंड के लिए चुप वैसे ही बैठा रहा और फिर मेरी तरफ देखा और कुछ ऐसा कहा जो मुझे पहले से ही विनोद से पता चल गया था। उसने आगे कहा, उस रात में जैसे तैसे घर आया। अगले दिन जब उठा तो घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर मैं फर्श पर पड़ा वहीं सो रहा था। लेकिन जब मैं उठा मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा जो हुआ एक बुरा सपना होगा, पर जब मैं बाहर जाकर देखा कि दरवाजे के बाहर मेरी बाइक नहीं है तो महसूस किया कि वो सपना नहीं था। जब मैं अपनी बाइक लेने के लिए उस जगह पर गया
तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती से रक्त पिशाच के लिए सड़क पर रखे प्रसाद पर पेशाब कर दिया था। अब वह मुझे लेकर ही जाएगा और जिसकी बाधा उतार कर वो उतारा रखा था उसे भी साथ ले जाएगा। उसकी बातों को सुनकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रात मेरे शरीर का उतारा हुआ रखा गया था। हाँ, मेरे शरीर से मुझे बाधा थी। हाँ, मैं ही बाधित था। कुछ दिन पहले तेज धूप में मैं पगडंडी के रास्ते अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी मुझे सड़क से दूर कुएं के पत्थर की दीवार के पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। एक सफेद आदमी। तेज धूप में उसके शरीर पर कमीज और सफेद पतलून दिखाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन था, क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन जैसे ही वो कुएं की दीवार पर खड़ा हुआ, मैं चिल्लाया, अरे चाचा जी, नीचे उतरो, अरे गिर जाओगे। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका संतुलन खो गया और वो कुएं में गिर गया। मैं बाइक वहीं छोड़कर दौड़ते हुए कुएं की ओर भागा। मैं उसे बचाने के लिए कुएं में कूदता कि तभी मेरी नजर कुएं के पानी पर गई। कुएं का पानी शांत था। पर ये कैसे मुमकिन है? छोटा पत्थर भी पानी में डालते हैं तो कुछ मिनट तक तो बुलबुले रहते हैं, पर अभी तो एक आदमी पानी में गिरा है, तो फिर इतना शांत कैसे? दूसरे ही पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई खड़ा है। 1 गज की दूरी पर मेरी धड़कन थम सी गई। मैंने बगल में देखा तो कोई नहीं था। फिर वही एहसास जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। चिलचिलाती गर्मी में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी जल्दी मैं नीचे उतरा, बाइक खड़ी की। तभी एक आवाज मेरे कानों में आई। आवाज खिलखिलाहट की आवाज, जैसे कोई कुएं में तैरने का आनंद ले रहा हो। एक बार फिर मेरी नजर कुएं की ओर गई और कुएं पर वही आदमी पीट करके खड़ा दिखा। मैं आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहा था। हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके उसने मुझे देखा और मैं वहीं बेहोश हो गया। उस दिन के बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे हाथ पांव भारी हो गए। मुझे लगा जैसे कोई बोझ ढो रहा हूं। अचानक मैं रात को चीखने चिल्लाने लगा। बाबा ने गांव जाकर पूछताछ की। दिव्या, गणिया, मंजा मेरे चचेरे भाई हैं। मैंने उन्हें गांव से बुलाया ताकि पड़ोसियों को पता ना चले। सब कुछ सही रूप से चला, लेकिन विजू से गलती हो गई। मुझे हुई बाधा विजू को हो गई थी। कुछ भी करके विजू को बचाना होगा, क्योंकि उसके बाद वो पिशाच मेरे शरीर पर कब्जा करेगा। फिर वही हाल होगा, शरीर का कुतरना, मरने की यातना। और इस बार कोई उतरा और कोई प्रसाद काम नहीं करने वाला। मैंने तय कर लिया विजू को बचाने का। उसके लिए नहीं, पर खुद के लिए। पिताजी को सब कुछ बताना होगा। हताश विजू की ओर देखते हुए मैंने कहा, विजू, देखो, तुम चिंता मत करो। एक शख्स है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। संजू, तुम झूठी उम्मीदें क्यों दे रहे हो? कोई फायदा नहीं होगा। वो हताश, निराश और भारी मन से कह रहा था। पर मैंने हल्की सी मुस्कान देके कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें यहाँ बुलाता हूँ, ठीक है? पर तुम जीने की उम्मीद मत छोड़ना। मेरी बातों से उसे थोड़ा धीरज आया। उसके चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि दिखी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने जेब से फोन निकाला। विनोद की छोटे भाई का कॉल आया था। बेड से दूर होते हुए मैंने कॉल उठाया। उसने कुछ झिझक के कहा, अरे भाई, कहाँ है? कब से कॉल कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक काम से बाहर आया हूँ। अरे जहाँ हो वहां से जल्दी आ जा। वो थोड़ा डरा हुआ था। मेरे मन में संदेह होने लगा। मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है। उसके चारों ओर महिलाओं की रोने की आवाज आ रही थी। विनोद कल अकेले उस सड़क से घर गया था। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। मैंने फिर कांपते स्वर में उससे पूछा, क्या हुआ? विनोद कहाँ है? वो कुछ कहता तभी कॉल कट गया। जल्दी जल्दी मैंने उसी नंबर पर कॉल लगाया। दिमाग सुन्न पड़ गया था। कुछ तो जरूर हुआ है। यानी कि कल मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल सच थे। हम मिलने आए थे, तब उस पिशाच ने हमें देखा होगा और हमारा पीछा किया होगा। फिर विनोद को अकेले में उस पिशाच ने पकड़ लिया होगा। कि तभी विनोद के भाई ने फोन उठाया और मैंने कपकपाते हुए कहा, हेलो, हाँ बोल, विनोद कहाँ है? मेरी बातें सुनकर वो उसी गंभीर स्वर में कहा, शमशान में। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से एक भी शब्द बोले नहीं जा रहे थे।
यानी कि जिस बात का डर था वही हो गया। अरे क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सारे मेहमान आ गए, 5 मिनट में विजय की लाश को ले जाने वाले हैं। विनोद और बाकी लड़के लकड़ी और लाठी लेकर शमशान पहुंच गए हैं। तुम भी सीधे शमशान आ जाओ। उसकी बातें सुनते ही मेरी आंखें सफेद हो गई। हाथ से फोन जमीन पर गिर पड़ा। मैंने पूरी बेबसी से सामने की तरफ देखा। उस जनरल वार्ड में मरीजों के परिजन मुझे शक भरी निगाहों से घूर रहे थे। मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी नजर विजू के बेड पर गई। वहां कोई नहीं था, पर बेड के नीचे वही आकृति दिखाई दी और उसने मुझसे कहा, तुम्हारा समय आ गया है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।